हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी डिस्कशन में आज फिर हम लोग जेपीएससी मेंस के लिए कुछ मॉडल प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। ये मॉडल प्रश्न साथियों यूपीएससी जीएस के 2014 से लेकर के 2025 के प्रश्नों को उठाया गया है और आज इस पर डिस्कशन करेंगे। ओबियसली ये जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसी के तहत साथियों पिछले दिनों मैंने हिस्ट्री के बहुत सारे प्रश्न लिए थे, जिनमें इंडास वैली सिविलाइजेशन से लेकर के मयूरान पीरियड तक जो जेपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत है, बट वो यूपीएससी के हिस्ट्री के प्रश्न थे, मेंस के प्रश्न थे, उनको लेकर के डिस्कशन किया था। आज आपके सामने मैं 2014 से लेकर के 2025 तक यूपीएससी जीएस में जो ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए और ओबियसली वो आपके जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उन्हें लेकर के आए हैं। आपको क्या करना है, आपको ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, ताकि आपके पास क्या हो ना, ताकि मेंस राइटिंग का आपका जो आयाम है वो बड़ा हो जाए और आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के जो अलग अलग एक ही टॉपिक के जो अलग अलग डायमेंशन होते हैं वो आपको पता हो जाए। अर्थात ये जो यूपीएससी के जीएस के प्रश्न हैं ये जेपीएससी मेंस में एक मॉडल प्रश्न की तरह काम करेंगे और इन प्रश्नों को लेकर के अगर आप डील करेंगे तो आई होप कि आपका जो लेखन शैली तो विकसित होगा ही होगा, उसमें कोई नो डाउट है। साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी होगा और आपके थिंकिंग जो एनालिटिकल जो पावर है उसमें भी क्या होगा ना, वृद्धि होगा। तो इन सभी को लेकर के आप सबके सामने मैं जो है जेपीएससी मेन सीरीज के तहत आज ज्योग्राफी के प्रश्नों को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत ही है और ये यूपीएससी जीएस का प्रश्न है, पिछले 10 वर्षों का प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले साथियों मैं आपको ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट दिखा दूं। फिजिकल ज्योग्राफी सेक्शन से ही मैंने प्रश्न लिया है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपको क्या कुछ पढ़ना है उसको लेकर के पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ भी आपको पढ़ना है, वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वैगनर के थ्योरीज को पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक्स को पूरा पढ़ना है। प्लेट टेक्टोनिक में बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, वॉल्केनो, अर्थक्वेक एंड सुनामी, है ना। तो ये सभी जो है इसके साथ साथ पढ़ना है। अर्थात प्लेट टेक्टोनिक के अलावा है ना वॉल्केनो भी पढ़ना है आपको, अर्थक्वेक भी पढ़ना है और सुनामी भी पढ़ना है। इसके साथ मेजर टाइप ऑफ रॉक एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, रॉक और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। एवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उनमें फ्लूवियल दिया है, ग्लेशियल दिया गया है, एरिड दिया गया है और कास्ट दिया गया है। ठीक है, अर्थात जलधरा अपर्दन, इसके साथ साथ जो है ग्लेशियर के द्वारा अपर्दन, इसके साथ साथ जो है हवा द्वारा अपर्दन और कार्स्ट स्थलाकृति को लेकर के डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस में क्या है ना, वेदरिंग जो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उसको लेकर के आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है, जिनमें मास वेस्टिंग है, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल है, इसके साथ साथ सॉइल फॉर्मेशन है, लैंडस्केप जो है साइकिल्स है, इसके साथ साथ जो है आइडियाज ऑफ डेविस एंड पैंक, जो कि काफी महत्वपूर्ण माना जाता है थ्योरी के लिए। जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस की प्रक्रिया जो है कंटिन्यूअस होती है, अर्थात एक तरफ अगर उत्थान होता है तो दूसरी तरफ जो पतन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं ना, आइडियाज ऑफ डेविस कहा जाता है। और इसके बाद पैंक ने भी अपना इसी पर क्या था थ्योरी दिया था। ये दो थ्योरीज जो है वेदरिंग पर है, तो इसको लेकर के भी आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड स्टेरिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर और स्तरीकरण को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, सॉरी सिलेबस दिया गया है। इंसोलेशन हिट बजट ऑफ द अर्थ है, ठीक है, हिट बजट ऑफ अर्थ को लेकर के है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेम्परेचर को लेकर के है। इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का उलट जाना, ठीक है, इसको इन्वर्शन बोलते हैं। एयर मासेस एंड फ्रंट, एयर मास और फ्रंट्स को लेकर के वाताग्र। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में कहलाता है कि टॉपिकल, और याद रखिएगा जो आपका क्या है ना, टेम्परेट साइक्लोन्स, ये दोनों साइक्लोन्स जो है काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, इसके साथ एवापोरेशन, कंडेंसेशन, ड्यू, फॉस्ट, फॉग, मॉस्ट एंड क्लाउड, रेनफॉल्स। क्लाउड से भी कई बार आते हैं, रेनफॉल टाइप्स है, रेनफॉल टाइप्स में भी, हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है मानसून टाइप में पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, और बाकी सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत होते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स कोपेन और थॉर्नवेट का दिया गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो है पिछले कुछ वर्षों से काफी बूमिंग सिचुएशन में है, चूंकि ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये तीन ऐसे टॉपिक है जो रिसेंट में हर एग्जामिनेशन में जो है रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में, ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग, इसके साथ साथ हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज है। मूल रूप से ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज जो है क्या ना, एक हॉट इशू है, आप इसे कह सकते हैं कि ये अभी एक ज्वलंत मुद्दा की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और उस आधार पर जो है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और भी कई ऐसे रीजन है क्लाइमेट चेंज के, और इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को लेकर के क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो साथ में और क्या, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सॉलिसिटीज इन द ओशियन एंड सीज, तो ओशियन और सीज के टेम्परेचर को लेकर के, वेव्स आपको पढ़ना है, टाइड्स पढ़ना है आपको, करेंट्स पढ़ना है, एंड ओशियन फ्लो रिलीफ जो फ्यूचर है, समुद्री तल नितल की जो विशेषताएं हैं उसको लेकर के भी क्या करना, डिस्कशन करना, महासागरीय नितल की विशेषताओं को। ठीक है, तो साथियों ये मैं आज आपके सामने फिजिकल ज्योग्राफी के प्रश्नों को लेकर के आया हूं, और इससे जेपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। पिछली बार जो अर्थक्वेक से पूछा गया था, जिसमें पीएसएल की भूमिका को लेकर के कहा गया था, तो साथियों याद रखिएगा ये सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस सेक्शन पर जो है आप जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो है इस सेक्शन को क्या कहना, डेप्थ में जाकर के लिख सकते हैं, गहराई के साथ लिख सकते हैं, साथ में इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये सेक्शन जो है मार्किंग सेक्शंस के तौर पर जो है जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब साथियों प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न चूंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर के ही प्रश्न लाया हूं, तो अब जो प्रश्न दिए गए हैं उसको लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू ज्योग्राफी, चलिए सबसे पहले देखिए पहला ही क्वेश्चन जो है वो जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि को लेकर के, और मैं एक बात बता दूं 2014 से लेकर के 2025 तक जो है मैंने ये कलेक्शन किया है, यूपीएससी जीएस का कहना है ये प्रश्न है। ठीक है, जो कि पेपर 1 का है, तो जीएस पेपर 1 के प्रश्नों से मैंने कलेक्शन किया है, और आप सबके लिए ये काफी लाभदायक होंगे, जो जिसके आधार पर जो आप अगर मेंस राइटिंग करते हैं तो आपके जो थिंकिंग एनालिटिकल जो प्रोसेस है उसमें काफी कुछ क्या होता है ना, ब्रॉडनेस आ जाता है। ठीक है, चलिए तो साथियों पहला प्रश्न, जैसे कि मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंज एंड जो ग्लोबल वार्मिंग है एक बड़ा इशू है आज के दौरान, है ना, तो उसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि। ठीक है ना, इससे कई द्वीप देशों के अस्तित्व कैसे प्रभावित कर रही है। अगर जलवायु परिवर्तन होगा अर्थात ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ऑटोमेटिक समुद्र का जो लेवल है उसमें इंक्रीज होगा, और समुद्र का लेवल इंक्रीज होगा तो जो आइलैंड्स हैं वो आइलैंड्स क्या होंगे ना, पानी से ढक जाएंगे, उनका जो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे ना, इसके अंदर में समाहित हो जाएंगे। तो सीधा तो ऐसा है कि उनके अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा क्या है ना, खतरा है, सीधी बात है। उदाहरणों के साथ चर्चा करना है आपको, ऐसे आइलैंड जो पास्ट में जिनके जो है जिनके समुद्र स्तर में वृद्धि हुआ है, या उनके लैंड जो है क्या है ना नीचे चले गए हैं, उनको लेकर के डिस्कशन करना है। रिसेंट फेज में भी आप दिखा सकते हैं कि यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्र स्तर में वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है, और जो संकट है उसको लेकर के आप डिस्कशन कर सकते हैं। सुनामी क्या, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, सुनामी आपको पढ़ना है। सुनामी क्या है, ये कैसे और कहाँ जो है बनती है, उनका उसका परिणाम क्या है, उदाहरणों सहित क्या करना है, समझाना है इसको, उदाहरण सहित जो है समझाना। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है प्रश्न है कि सुनामी क्या है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, समुद्री महासागरों के जो नीचे ये जो रॉक्स के टकराने पर जो सुनामी उठती है उसको लेकर के आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, उदाहरण सही समझाए तो पिछले कुछ वर्षों में जो सुनामी अलग अलग जगह पर आए थे उसको लेकर के खासा डिस्कशन करना है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट, चर्चा कीजिए कि ग्रह के महाद्वीपों और महासागरीय वेशनों के आकार और माप में क्रिस्टल द्रव्यमान की टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण परिवर्तन कैसे होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण क्या होता है ना, महासागरीय वेसिन और महाद्वीपों का जो वेसिन है उसमें क्या होता है ना, हमेशा इंक्रीमेंट होता है। सपोज कीजिए कि ये महासागर है, मान लीजिए कि ये महासागर है और महासागर की गहराई में कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। तो इस ज्वालामुखी विस्फोट की जो लावा है वो महासागर के क्या होता है ना, नीतल में जाकर के जमा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। और इस प्रकार सी फ्लोर जो है हमेशा क्या होता है, स्प्रेड होते रहता है। और ठीक इसी प्रकार अगर सीमांत अगर हो, मान लीजिए कि सीमांत है महासागर और महाद्वीपों के प्लेट के बीच में इस प्रकार की कोई घटनाएं हो रही है, तो फिर महाद्वीपों के प्लेट में भी क्या कर देता है ना, ये परिवर्तन कर देता है। तो इस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। सीधी बात है साथियों, चक्रवात या साइक्लोन का बेसिक आधार क्या है। तो इसका बेसिक आधार होता है प्रेशर डिफरेंस, है ना। याद रखिएगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही जो है साइक्लोन क्या होता है ना, उत्पन्न होते हैं। इसके सेंटर में लो दाब होता है और सीधी बात है, इसका जो सेंटर होता है वहां क्या होता है ना, लो प्रेशर होता है और चारों तरफ क्या होता है ना, हाई प्रेशर का जोन होता है। अर्थात इस हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर की और एक मूवमेंट होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। ये तो हो गया। अब लो प्रेशर जोन कैसे क्रिएट होता है वो भी देख लीजिए। लो प्रेशर जोन क्रिएट होने का जो बेसिक फंडा है कि अगर इस क्षेत्र में गर्म ज्यादा हुआ, अगर मान लीजिए कि समुद्र का ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र का तापमान जो है, टेम्परेचर काफी हाई है, तो इस क्षेत्र में जो इसके साथ जो सटे हुए क्या है जो वायु है वो गर्म हो जाएंगे और गर्म होकर के वो ऊपर चले जाएंगे, तो ये स्थान खाली हो जाएगा और ये लो प्रेशर का जोन बन जाएगा। तो उसके आसपास के जो आसपास के जो क्षेत्र है वहां से हवाएं दौड़ करके आएगी और इसी प्रकार से जो है उनके साथ साथ जो है धाराओं का एक निर्माण होगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं ना, साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये साइक्लोनिक प्रक्रिया है और साइक्लोनिक प्रक्रिया का मूल चीज जो है, समुद्र सतह के तापमान अलग अलग यदि रहेगा, तापमान सतह के तापमान में जैसे वृद्धि होगा तो ये जो है क्या ना, साइक्लोन को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो यही इसको लेकर के डिस्कशन करना है। बादल फटने की परिघटना क्या है साथियों, ये जो है हालांकि ये आपका जो है ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको लेकर के, ये मानसून से जुड़ा हुआ है। बादल फटने की घटना को आपको क्या करना है, डिस्कशन करना। कई बार हम लोग कहते हैं कि लगता है कि बादल फट गया, काफी जोरों से तड़क जो है क्या होता है ना, तड़क तरित के साथ साथ जो है तरित झंझा के साथ साथ क्या होता है, बारिश होती है और बिजली भी काफी चमकती है, इसे बादल फटना कहते हैं और लंबे समय तक जो है कंटिन्यूअस बारिश होते हैं। तो इस प्रोसेस को आपको क्या करना है ना, डिकोड करना है कि क्या होता है ये। उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तनों के परिणामों की विवेचना कीजिए। जो उष्णकटिबंधीय कंट्रीज हैं उनमें जो खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के जो परिणाम है उसको लेकर के क्या करना है, डिस्कशन करना है। अर्थात खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, क्या खाद्य सुरक्षा में कमी आ रही है या खाद्य के उत्पादन में कमी आ रही है, तो इसको लेकर के आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, प्राथमिक चट्टानों की विशेषता है और इसके प्रकारों को जो है, देखिए ये रॉक वाला सेक्शन है, एक क्वेश्चन मिला है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है रॉक के प्रश्न, तो उसको लेकर के जो है यहाँ पूछा गया है। समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन कौन सी है, विश्व के मत्स्य उद्योग इनके योगदान का वर्णन करें। समुद्री धाराओं, तो ओशन जो करेंट्स होते हैं उनको प्रभावित करने के लिए कौन कौन से कारक और शक्तियां होती है जो ओशनिक करंट को क्या करते हैं ना, प्रभावित करते हैं। और विश्व के जो मत्स्य उद्योग है उनके योगदान का भी क्या करना है, माने इनका ये जो ओशनिक करेंट्स है इनका मत्स्य उद्योग में क्या जो है योगदान है। जब दो अलग प्रकार की धाराएं आकर के मिलती हैं, सपोज कीजिए कि एक तरफ जो है गर्म जलधारा और दूसरी तरफ से जो है ठंडी जलधारा आपस में मिला, तो ये जो जोन होता है, ट्रांजिशन जोन, इस जोन में मत्स्य उत्पादन जो है काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ एक अनुकूलतम टेम्परेचर मिलता है मछलियों के उत्पादन को लेकर के। ठीक है, तो ये काफी क्या है ना, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए
तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है। क्यों है क्षोभ मंडल वायुमंडल का महत्वपूर्ण परत है? वायुमंडल के सबसे जो सबसे नीचे का परत हो गया वो हो गया क्षोभ मंडल, और इस क्षोभ मंडल में जितने प्रकार की क्रियाएं जो है क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है ना, चाहे वो तापमान से जुड़ा हो, चाहे वो पवन से जुड़ा हो, चाहे किसी प्रकार का क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। इसलिए यह वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, मतलब सब तरह की परिघटनाएं जो है वो क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। इसलिए एक महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मौसम प्रक्रियाओं को क्या करता है, निर्धारित करता है। 2021 में घटी ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा प्रभाव को बताइए। यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, अप्लाइड प्रकार का प्रश्न है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया ज्वालामुखी विस्फोट कितने प्रकार का होता है ना, इसे डिफाइन करे, ऐसा नहीं पूछा गया। पूछा गया कि 2021 में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए उनका उल्लेख करना है, उन घटनाओं का उल्लेख करना है जो 2021 में हुए, और इसका क्षेत्रीय पर्यावरण पर और उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज्वालामुखी जो विस्फोट हो रहा है इसका पर्यावरण पर डीप इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इससे जो सल्फर निकलता है या जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं या जो गर्म लावा निकलते हैं उनसे वातावरण काफी हद तक क्या होता है, दूषित हो जाते हैं, पेड़ पौधों का विनाश भी हो जाता है। तो इस प्रकार इन चीजों को लेकर के आपको डिस्कशन करना है। इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग में भी जो है क्या ना वृद्धि हो जाता है। आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिका के ग्लेशियर, तो अलग अलग जो है ध्रुवों की बात हो रही है, एक तरफ आर्कटिक दूसरी तरफ जो है अंटार्कटिक, और इनके पिघलने से किस तरफ पृथ्वी के मौसम के स्वरूप और मनुष्य के गतिविधियों पर प्रभाव डालता है। दोनों जो ठंड का क्षेत्र है, अगर दोनों के ठंड में जो अगर इनके ग्लेशियर्स में कमी आए या ग्लेशियर्स इनका टूटना प्रारंभ करे तो किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है, इसको लेकर के डिस्कशन करना है। एक तो मौसम पर, और किस प्रकार के मौसम बदल सकते हैं, और फिर मौसम बदलने का सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, मानवीय जीवन या मानवीय गतिविधि पर पड़ेगा। तो इसको लेकर के डिस्कशन करना है। वैश्विक तापमान का प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव, उदाहरणों के सहित आकलन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में जो कोरल रीफ्स का क्या पाया जाता है ना, जो एक आप कह सकते हैं कि एक संग्रहण कलेक्शन पाया जाता है, या कहीं भी जो है कोरल रीफ्स पाए जाते हैं उन पर ग्लोबल वार्मिंग का इशू होता है, अर्थात समुद्र के तापमान में वृद्धि होने से ये कोरल रीफ मर जाते हैं। तो इनके ऊपर जो प्रवाल जीवन तंत्र है इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर के जो है डिस्कशन करना है। ठीक है, महासागरीय धाराएं और जल राशियां, महासागरीय धाराएं और जल राशियां को लेकर के डिस्कशन किया गया। समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभाव को किस प्रकार परस्पर भिन्न किस प्रकार भिन्न है, अर्थात महासागरीय धाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है और जल राशियों का जो है क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके प्रभाव को अलग अलग प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, तटीय पर्यावरण पर जो है इसके प्रभाव किस प्रकार परस्पर भिन्न है, अर्थात महासागरीय धाराओं का जो प्रभाव है तटीय पर्यावरण पर क्या है, और जल राशियों का जो प्रभाव है उसको लेकर के आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए और प्लेट विवर्तनिक में इसकी भूमिका को जो स्पष्ट कीजिए। मेंटल प्लूम, जैसे मान लीजिए कि कोई चट्टान है और एक बड़ी चट्टानों के बीच में इस प्रकार का जो है लावा का क्या हो रहा है ना, ऊपर की ओर जमावड़ा हो जाता है, तो इसे मेंटल प्लूम कहते हैं। और इसका क्या इफेक्ट होता है, इसको लेकर के डिस्कशन करना है, इसकी भूमिका को क्या ना स्पष्ट करना। प्लेट विवर्तनिक में सीमांत क्षेत्र में भी इस प्रकार के मेंटल प्लूम देखने को मिलता है, ऊपर की ओर लावा का जमना। हिमांक मंडल, क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर का अर्थ होता है कि वो शीतोष्ण क्षेत्र है जहाँ जो है ना ग्लेशियर्स का जमाव है, बर्फों का जमाव है, तो ये क्रायोस्फीयर कहलाते हैं। और यह एल्बिडो जैसी घटनाएं होती है। एल्बिडो का अर्थ हो गया कि सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती तो है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होती, चूंकि व्हाइट में सूर्य की किरणें जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसे एल्बिडो कहते हैं। अब एल्बिडो की घटनाओं के कारण वो क्षेत्र क्या रहता है ना, गर्म नहीं होता, ठंडा होता है। गर्म कब कोई चीज कब होगा, जब उसमें एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ इसलिए वो क्या रहता है ना, ठंड होता है। तो एल्बिडो की घटनाएं होती है हिमांक में। वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, इसको लेकर के डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए, महासागरीय लवणता में विभिन्नताओं के कारण बताइए तथा इसके बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। महासागरीय लवणता का कारण, तो इंसुलेशन को लेकर के पूछा गया है कि विभिन्नताओं के कारण बताइए, कैसे महासागरीय लवणता अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है और इसके बहुआयामी प्रभावों की विवेचना करना है।
वायु संहति एयर मॉस को लेकर के पूछा गया है। एयर मॉस की संकल्पना क्या है, विवेचना कीजिए, तथा विस्तृत क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन में उसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक तो एयर मॉस जो है बड़े विस्तृत लेवल पर होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसका सीमित क्षेत्र नहीं होता है। तो जब विस्तृत लेवल पर इसका होता है तो इसके द्वारा जो विस्तृत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तनों को जो है ये क्या करता है ना, जो है प्रभावित करता है। तो उसको लेकर के क्या करना है, स्पष्ट करना है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए। देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है एयर मॉस, ओशियनिक करेंट्स को लेकर के पूछा गया है, जल धाराओं को लेकर के पूछा गया है, ठीक है, और उसके प्रभाव, तटीय क्षेत्र पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव, इससे ऐसे प्रश्न ज्यादा हैं। और जो आपके कह सकते हैं कि जो आपके ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर के ज्यादा प्रश्न पूछे गए अप्लाइड प्रकार के, डायरेक्ट कोई प्रश्न नहीं है। बहुत कम प्रकार के प्रश्न है जो डायरेक्ट है, बाकी सभी अप्लाइड और इनका सीधा संबंध क्लाइमेट चेंज या उसके इफेक्ट को लेकर के, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से यही तो मेन मुद्दा है कि किस प्रकार की जो है क्लाइमेट चेंज होने से जो है तटीय पर्यावरण या पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मौसमी संबंधी घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यही जो है आपको क्या करना है, डिकोड करना है, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ असामान्य जलवायु घटनाओं में से अधिकांश एल नीनो प्रभाव के परिणाम के तौर पर स्पष्ट की जाती है। असामान्य जलवायु घटनाओं, अगर असामान्य जलवायु घटना है, मान लीजिए कि अचानक बहुत ज्यादा गर्मी हो गया, तो एल नीनो के इफेक्ट के कारण जो है परिणाम के तौर पर इसे देखा जाता है। क्या आप इस बात से सहमत है कि जब असामान्य जलवायु घटना होता है तो वो एक जो है ना, क्या ना, एल नीनो के तौर पर, अर्थात अचानक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गया तो वो क्या होगा ना, एल नीनो इफेक्ट उसको माना जाता है कि एल नीनो इफेक्ट के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए, क्या कारण है कि संसार के बलित पर्वत तंत्र महाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित हैं? जितने भी महाद्वीप है ना, आप उसके प्लेट के जो सीमांत क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप देखेंगे, चाहे वो एंडीज हो, चाहे वो हिमालय हो, सभी सीमांत क्षेत्र में आपको मिलेंगे। तो इसको लेकर के आपको क्या करना है ना, डिस्कशन करना है कि जो फोल्डेड माउंटेन होता है वो सीमांत क्षेत्र में, तो फोल्डेड माउंटेन का निर्माण दो प्लेट के बीच में आपसी कोलैप्स, संघर्ष होने से क्या होता है ना, फोल्डेड माउंटेन होता है। तो हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है और फोल्डेड माउंटेन इसीलिए सीमांत पर स्थित होते हैं। सीधा प्रश्न है, ये बीच में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि फोल्डेड माउंटेन का निर्माण ही होता है दो प्लेटों के आपसी टकराने से, जिनमें मान लीजिए एक सतह हार्ड होती है और एक नर्म होती है। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार की परिघटना के कारण फोल्डेड माउंटेन बनता है, ठीक है। तो फोल्डेड माउंटेन क्या यहाँ आपको बताना है। दूसरी ओर बलित पर्वतों के वैश्विक वितरण और भूकंपों एवं ज्वालामुखियों के साहचर्य का उजागर कीजिए। अब जहां भी फोल्डेड माउंटेन बनेगा वहां हमेशा जो है ना अर्थक्वेक वाली सिचुएशन देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी वाला सिचुएशन भी देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि फोल्डेड माउंटेन का अर्थ ही है कि सीमांत आपस में टकरा रहे, अभी भी टकरा रहे, अभी भी कोलैप्स हो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है हिमालय उत्तरोत्तर जो है बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हिमालय उत्तरोत्तर बढ़ेगा, जब दो आपसी सीमांत टकराएंगे तो क्या होंगे ना, फोल्डेड माउंटेन ऊपर की ओर बढ़ेगा या नीचे की ओर धंसेगा। जो कुछ भी घटना होगा इस घटना में आपको दो चीज देखने को मिलेगा, या तो आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, या उस क्षेत्र से जहां कमजोर स्थिति है वहां क्या ना वॉल्केनिक एरप्शंस भी हो सकता है। तो ये फोल्डेड माउंटेन के सीमांत क्षेत्र में देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांश दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक जो है परिसीमित है। तो ज्यादातर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है कहाँ देखने को मिलता है, बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा, मैक्सिको की खाड़ी में और दक्षिणी चीन सागर में देखने को मिलता है। तो ओब्वियसली इन क्षेत्रों का टेम्परेचर काफी हाई है, इसलिए जो है इन क्षेत्रों में जो है क्या देखने को मिलता है ना, उसका कटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलता है। तो इसको लेकर के आपको डिस्कशन करना और रीजन देना है कि ऐसी घटनाएं बार बार इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अगर भारत के संदर्भ में आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को तुलना करें तो आपको दिखेगा कि अगर 3 अरब सागर में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ रहे तो उससे कहीं अधिक बंगाल की खाड़ी में आएंगे और लगातार आते हैं। यहाँ बंगाल की खाड़ी में टेम्परेचर का जो वेरिएशन है काफी होता है, और इस कारण बराबर आप सुनते होंगे कि साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन, छोटी बड़ी साइक्लोन्स को लेकर के पूरे साल भर में 10-12 साइक्लोन आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अरब सागर में इस प्रकार के साइक्लोन की संख्या काफी कम होती है, 2-3 हो गया, या कभी तो ना के बराबर हो सकता है, और कभी होगा तो 4-5 हो गया। जब भी टेम्परेचर में वेरिएशंस होगा सतह के टेम्परेचर में, तब भी क्या ना साइक्लोन्स की परिघटना देखने को मिलेगा, ये सीधी है।
तो साथियों ये ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न थे जिनको लेकर के मैंने डिस्कशन किया, और ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। एक आध प्रश्न हो सकता है कि इधर उधर हो, लेकिन शेष प्रश्न फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको कहा कि आज जो है अप्लाइड प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इससे आपको रिलेट करें और इसको रिलेट करते हुए अपने जेपीएससी मेंस में इसको काम में लगाएं, ऐसे प्रश्नों पर लेखन करें, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें। एंड आई होप कि आपको क्या होगा, काफ़ी जो है ये प्रश्न जो है आपको एक दिशा देने में जो है एक महत्वपूर्ण क्या करेगा, भूमिका निभाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे साथियों मैं आपके लिए जो है हिस्ट्री के प्रश्नों को जो है पुनः लेकर के आऊंगा, जो कि यूपीएससी जीएस के 10 वर्षों के जो है पूछा गया है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।